तो देखता है कि रोड पे मतलब कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं है, इतनी गंदी तरह से देखता है। मेरा अटैक 2017 में हुआ था। मेरे ऊपर अटैक मेरे पापा ने करा था। तो मेरी मम्मी मुझे चौड़े बर्तन में मतलब कि गिलास में ही पानी देती थी और मैं बोलती थी मम्मी कुछ बड़े से बर्तन में मुझे पानी दो, क्योंकि मैं उसमें ना अपना चेहरा देखना चाहती थी। मतलब ऐसे मुंह ढक ढक के चलते, सब लोगों ने संग छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदार ने, मेरी माँ के ने। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम डॉली है और आप देख रहे हो वाई फैक्टर। And I am Shreya Upadhyay. Welcome to a brand new episode of Y Factor. And we are today here in Agra with acid attack survivors. We will talk to them about their journey to more empowerment, to strengthening themselves and working here at a cafe which is specially run by acid attack survivors. Let's talk to them. Well, I've got Dolly with me. She's 19 years old and she is in fact an acid attack survivor. Her attack happened in 2013. आइए इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि कब क्या कैसे हुआ और वो कैसी इस चीज़ से उभरी। डॉली, सबसे पहले वेलकम टू वाई फैक्टर हमारे प्रोग्राम में। एंड सबसे पहले ये बताइए कि आप पे अटैक कब हुआ और कैसे हुआ, इफ़ यू कैन रिकॉल। मतलब मेरे ऊपर अटैक 2013 में हुआ था, जब मैं 13 साल की थी। तो मतलब मैं स्कूल पढ़ने जाती थी, तो एक लड़का मेरे से बदतमीज़ी करता था। मैंने अपनी मम्मा को बोला तो मम्मी ने उसको डांटा, तो उसने बोला जब तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, तो मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। मतलब मेरा उस टाइम मैं घर पे कैरम बोर्ड खेल रही थी, घर पे कोई भी नहीं था। घर पे आया, मेरे से बदतमीज़ी करने लगा। मैंने बोला यहाँ से जा, तो उसने एकदम से मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। तो मतलब उस टाइम डाला था, मेरे ऊपर इतनी जलन होने लगी कि लगा किसने आग लगा दी था उस टाइप में। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था उस टाइम। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी चिल्ला रहे, पर उस टाइम कोई भी नहीं था। तो फिर मैं नीचे जो मकान मालिक थे, तो उन्होंने नीचे सब लोग आए मेरे को देखने। तो फिर उन्होंने नीचे भाभी थी, उन्होंने मेरे फेस पे ठंडा ठंडा पानी डाला फ्रीज का। तो मतलब उससे भी राहत नहीं पहुंच रही थी। फिर मेरा अटैक 2017 में हुआ था। मेरे ऊपर अटैक मेरे पापा ने करा था। मेरे पापा ने इसके लिए अटैक किया था, मेरी अम्मी थी। मेरी अम्मी होते छोटे उनने ऑलरेडी 3 शादी कर रखी थी। जब मेरी शादी 2012 में हुई थी, जब मैं 15 साल की थी, तो मुझे नहीं पता था ये पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मैं इतना नहीं जानती थी, जब मैं कुछ ज़्यादा छोटी थी, तो मेरी शादी होने के बाद मैंने पापा को एक बार मेरी अम्मी ने मेरे पास फ़ोन करा कि मेरी अम्मी ने मुझसे बोला बेटा तेरे पापा नहीं मान रहे। तो मैंने पापा को समझाया, पापा ऐसा आप क्यों कर रहे हो, मेरी अम्मी में कोई कमी हो, कोई बात हो तो आप कर सकते हो, अगर कोई कमी नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो। तो पापा बोलते हैं मुझसे मेरा मन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि पापा नहीं सुधरने वाले। उसके बाद मेरी शादी होने के बाद पापा ने मुझे बेचने की कोशिश करी कि मैं इसको भी बेच सकता हूँ। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि पापा मुझे बेचने वाले हैं, फिर उसके बाद मेरे पापा ने 3 शादी करके उनको लाते थे और बेच देते थे। तो वो एक तरफ का धंधा करते थे। मैंने पापा को और भी समझाया, पापा मत करो, मैं आपके नाम से FIR कर दूँगी। पापा बोले आज तू कुछ नहीं कर पाएगी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया तो अब क्या कर लेगी। तो मैंने सोचा शायद, तो मैंने अपनी अम्मी का सहारा लिया और मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी मेरा साथ दो। तो मेरी अम्मी ने FIR लगाई। हम लोग हाथरस में रहने वाले, हाथरस में मेरी नंसार है। मेरी अम्मी हमेशा अपने मायके में रहती थी। मेरी अम्मी को न्याय मिलना चाहिए। मैंने बहुत भाग दौड़ करी। तो मेरे पापा एक बार आए और मुझसे कहने लग गए, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम लोग मथुरा रहते थे किराए पे।
तो वो दिन के 3 बजे आए, मुझसे बोले ये केस वेस बंद कर दे, नहीं तो वो हाल कर दूंगा कि कहीं पे तू शक्ल दिखावे लायक नहीं रहेगी। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं करेंगे, शायद घर से रिश्ता तोड़ देंगे, मुझसे कोई वास्ता रखेंगे नहीं, मैंने यही सोचा। फिर उसके बाद मैंने इतना गौर नहीं करा कि मेरे पापा मेरे ऊपर ऐसा कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची हम लोग सो रहे थे और 2017 की बात है। तो मैं सो रही थी तो मेरे पापा ने गेट खटखटाया। जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैंने सोचा पापा शायद बात करने आए हैं। तो जैसे ही मैंने गेट खोला तो मेरे पापा ने मेरे ऊपर तुरंत एसिड डाल दिया। एसिड डाल के वो भाग गए। उसी दिन रविवार था, ना कोई हॉस्पिटल खुला था। 15 मिनट बाद मेरे हस्बैंड ने जैसे ही पुलिस वाले बुलाई 100 नंबर करके, एकदम ऐसा कि चिल्लाई मैं बहुत तेज़ कि किसी ने मेरे चेहरे पे हाथ लगा दिया। उस टाइम मेरे हस्बैंड के पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ ले जाऊं। एकदम वो भी मेरी तरफ से घबरा गए थे। फिर उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटे बाद बेड मिला, मुझे एडमिट करा वहाँ पर। फिर सबसे ज़्यादा मेरी आँख में मेरे लेंस पे 4 घाव थे। तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी आँख ज़रूरी है, इनकी मेन आँख है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला पहले आँख सही कर दो, मुझे बताओ कितना पैसा खर्च होगा। तो मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट बोला कि 20,000 कहीं से लेके आओ। मेरे हस्बैंड बोले रो रो के मैं कहाँ से लाऊं, इसकी आँख कैसे सही कराऊं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे नानी लोग करते हैं, नंसर वाले। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई को फ़ोन करा, मामा के लड़के को। तो मेरे भैया आए। तो जब मेरा पैसे करके जब मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ, मेरे चेहरे पे थोड़ा कारा कारा था, जैसे अटैक डाला, तेजाब डाला, मेरे हाथ पे भी था। तो डॉक्टर ने बोला अगर हम ये खाल नहीं निकालेंगे तो इनके दिमाग में, माइंड में गिरावट भी पड़ सकती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप निकाल दो। तो उनने ये समझा कि शायद इसको बेहोश करके, सुन करके करा जाएगा। मेरे हस्बैंड ने यही सोचे। जब मुझे वहाँ पर जैसे ले गए हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन के उसमें, तो मेरे आंखों से पट्टी बांधी और कानों से पट्टी बांधी, ना मुझे बेहोश करा और ना मुझे सुन्न करा। मुझे सब मालूम पड़ रहा था, कहाँ कहाँ ब्लेड चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत तेज़ चिल्ला रही थी, बहुत तेज़ वो हो रही मुझे एकदम बहुत। मैंने बोला अब रहने दो। और जैसे ही मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था तो मेरे हाथ चिपक गया था। तो उसने डॉक्टर ने नकलों में सीधा करा। फिर उसके बाद मेरा नोज का ऑपरेशन अभी हुआ है एंड 25 फरवरी को। मेरी अम्मी 23 फरवरी को ख़त्म हो गई, जब उस टाइम पे मैं नकलो थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ख़त्म हो गई 23 फरवरी को। 25 फरवरी को मेरा ऑपरेशन था। मेरे माथे पे टाँके लगे हुए थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको टेंशन मत देना, अगर आप टेंशन दोगे तो इनकी दिमाग की नस फट सकती है। तो मेरे फैमिली में मेरे भैया, मेरी छोटी बहन, मुझे किसी ने नहीं बताया। फिर उसके बाद मैं सही होने के बाद जब मैं घर गई तो मुझे अभी डायरेक्ट मैं अपने ससुराल गई, मुझे अपने घर नहीं जाने दिया नंसार। तो मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो गया है, मुझे कोई सच्चाई नहीं बता रहा था। फिर उसके बाद मुझे 1-1.5 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। मेरी अम्मी का ख्वाहिश था कि मेरी खुशबू कुछ अपने पैरों पर खड़े होके कुछ बन के दिखा। तो मैंने ठान लिया था मैं अम्मी की बात पूरी करूँगी। मैं अपनी अम्मी को जो आगे मैंने अपनी अम्मी को न्याय दिलाया तो मैं आगे और दिलाऊंगी। जो मेरे पापा ने मेरे साथ जो भी करा, मेरी अम्मी के साथ जो भी करा, मुझे इस वास्ते बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पापा ने ऐसा क्यों करा, क्यों हम लोगों की ज़िंदगी ख़राब करी। मैंने बोला, मैंने FIR भी बहुत लगाई, जहाँ जहाँ मेरी कोशिश थी मैंने वहाँ पूरी कोशिश करी, लेकिन मेरा केस नहीं चला। सब लोग ये कहने लग गए, यहाँ तक पुलिस वाले मुझे उल्टा जवाब देने लग गए कि आप क्या अपने बाप की पत्नी हो क्या। तो मैं चुप बैठ गई। मैंने कि क्योंकि पुलिस वाले बहुत गलत ऑप्शन उठा रहे हैं। अटैक के चलने के बाद मैं घर में रहती थी। मुझे कुछ बुरे बुरे ख्याल आते थे क्योंकि
सबसे ज़्यादा इंडिया लोग सबसे ज़्यादा ऑप्शन उठाते हैं। हम कहीं खड़े हो जाएं, हम लोग कहीं चले जाएं, तो वो लोग पहले पूछते नहीं हैं कि बात क्या है। वो अपनी तरफ से सोचने लग जाते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं कि नहीं कुछ बुरा कर्म करा होगा, किसी के साथ शायद भाग रही होगी, कि बाप ने यूँ कर दिया, कि खुद ने आग लगा ली, ऐसा बहुत बुरा सोचते हैं। मैं जलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, यहाँ तक मेरी बेटी मुझसे डरने लग गई। मेरी बेटी मेरे पास नहीं आती थी। अम्मी मेरी मुझे हमेशा समझाती थी कि आजकल तुझे करना है क्या है, तुझे शादी थोड़ी करनी है, तेरे पास बेटी है, तेरा इतना अच्छा हस्बैंड है तुझे प्यार करने वाला, ये थोड़ी है तू जिएगी मरेगी क्यों। और दुनिया सोचती है, सोचने दो, तेरे मन में हमारे मन में जो है हम लोग हैं। मेरे ऊपर अटैक ऐसे हुआ था कि हम लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं थी, जो जंगल के खेत होते हैं, और मेरे मम्मी पापा दूसरों के काम करते थे खेती का, तो उनके 3-4 साल से अनाज बोते थे खेतों में, तो उनकी आदत गंदी हो गई थी। तो मेरी मम्मी को वो पसंद करने लगा था, जो वो खेत वाला था किसान। तो मम्मी ने पापा से बोल दिया, पापा ने काम करना छोड़ दिया। उसी दौरान उनको रंजिश हो गई, तो थोड़ा सा ऐसी आपस में थोड़ा सा बोलचाल भी हो गई थी। तो हमें ये नहीं पता था मेरे पापा को कि वो ऐसा करेगा या इतनी दिल पे बात ले लेगा या ऐसा। तो कुछ समय के बाद में हमारे 3 जानवर मार दिए थे उसने, गाय भैंस जो होती हैं दूध देते हैं। तो हमने रात के 1 बजे उन्होंने पता नहीं किसी ने कुछ जहर दे दिया, तो रात के 1 बज रहा था, तो हमने किसी ने नहीं देखा कि वो उसको किसने मारा और क्या दिया। तो वो वाली घटना बीत चुकी थी हमारी। 1-2 महीने के बाद में मेरे दादा 80-90 साल के दुकान में सो रहे थे, तो दुकान का शटर या कुछ गेट वगैरह नहीं था और रोड के किनारे ही हमारा घर आ रहा है। तो मेरे दादा रात के 3 बजे सो रहे, रात के 3 बजे एसिड फेंक दिया था। तो तब भी मतलब किसी ने नहीं देखा था, रात को सब सोए हुए थे अड़ोस पड़ोस वाले, तो किसी ने देखा ही नहीं कि कौन एसिड फेंक गया। तो मेरे दादा जब चिल्लाए कि मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी फेंक दिया, तो मेरे पापा और सब लोग, मेरे ताऊ चाचा सब आए, उन्होंने देखा था कि एसिड गिरा पड़ा। तो मेरे दादा पे एसिड ज़्यादा नहीं गिरा था, क्योंकि वो रजाई ओढ़े हुए थे, जाड़ों का मौसम था, तो वो रजाई ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे थे। और वो वाली घटना बीत गई। कुछ समय के बाद में 12 मई को दिन शनिवार का था, शाम को 7-7:15 बजे का टाइम था, और मेरी मम्मी मेरी चाची की दवाई लिवाने गई थी हॉस्पिटल, और शाम को मैं खाना बना रही थी, और बीच आंगन में जो लकड़ी का चूल्हा होता है, और हमारा मतलब घर कवर नहीं था, एकदम खुला घर था। तो मैं रोटी आटा गूंद रही थी, और मेरी मम्मी ने मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे लकड़ी ला दो, मुझे रोटी सेकनी है। मम्मी ने मुझे बाहर से लकड़ी ला के दी, और बस मम्मी ने लकड़ी ला के मेरे पास रखी हैं, और मम्मी हटी हैं, और वो मेरे ऊपर एसिड फेंक के चला गया। वो स्टील का जो जग होता है उससे उसने एसिड फेंका था, और मैंने उसको फिर अपनी आंखों से देख लिया। काफ़ी सारी जली हुई हूँ मैं, तो मेरे अंदर एकदम सी आग सी हो रही थी, और मतलब जहाँ जहाँ पे मेरे एसिड गिरा था मेरे सारे कपड़े पिलंग गए थे, और एकदम से मुझे ना अंदर को ले गए, और कोई मल्लम लगा रहा, कोई तेल लगा रहा मेरे पर, मुझे चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत जलन मच रही थी। और मैं कुछ दूर तक उसके पीछे भागी हुई, तो पर वो एकदम से भाग गया, और मैं उसको पकड़ नहीं पाई। और फिर मेरे मम्मी पापा, मेरे ताऊ चाचा सब लोग वहाँ गए, थाने गए। तो वो लोग थाने में मेरी FRI नहीं लिख रहे थे, क्योंकि वो लोग ना हमारे से पहले मोटरसाइकिलों से चले गए थे, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था घर का कि हम जा सकें जल्दी। तो हमने किसी का ट्रैक्टर किया था, जो गांव का ट्रैक्टर वैसे होते हैं, उनको उसमें लिटा के मुझे ले जाया गया। तो मैं 3-4 घंटे में थाने पहुँच पाई, काफ़ी दूर पड़ता हमारे यहाँ से। बिजनौर के हॉस्पिटल एक सरकारी है, नाम मुझे याद नहीं रहा उसका, और उसमें मुझे एडमिट किया। तो वहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिल रहा था, बस इंजेक्शन लगा देते थे और कुछ नहीं कर रहे थे, ना ही वो बोतल लगा रहे थे मेरे, और ना ही मेरे कुछ मल्लम पट्टी ना कुछ। तो जैसे मैं चिल्लाती थी, रोती थी कि मुझे जलन सी मच रही है, तो वो बस इंजेक्शन लगा देते थे, और इंजेक्शन ऐसा लगाते थे कि मुझे थोड़ी सी ना नींद सी आने लगती थी। तो बस मैं नींद में हुई, और जैसे ही इंजेक्शन का असर हटा मेरे से, तो मैं फिर रोने लगती थी। तो अगले दिन तक मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो मेरे चाचा दिल्ली में रहते हैं,
तो उनको पता था कि सफदरजंग वो हॉस्पिटल जो है तो वो जलन का है, मतलब जलन विभाग है। तो मेरे चाचा ने बोले कि यहाँ पे लड़की ठीक नहीं होगी और सफदरजंग में इनको ले चलो। तो अगले दिन 13 तारीख को 3 बजे के आसपास और मुझे सफदरजंग के लिए रेफ़र करा लिया था। डायरेक्ट इमरजेंसी में लेके गए सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली। तो वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला मुझे, एकदम पट्टी वट्टी, और उन्होंने ऐसा मल्लम लगाया, पट्टी करी कि ठंडा ठंडा लगता चला गया वो, और मुझे राहत सी मिलती चली गई। हाँ, और ग्लूकोज भी चढ़ाया उन्होंने, दवाइयाँ भी दी। तो वहाँ पे मेरा 8-9 महीने ट्रीटमेंट चला शुरू में। मेरे केस में मम्मी पापा का और मेरे चाचा चाची, मतलब मेरी फैमिली का तो फुल सपोर्ट रहा है, मेरे भैयों का। आज भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उनकी सपोर्ट की वजह से, और उन्होंने मेरे साथ में इतना किया कि मैं बच गई, मेरी जान बचाई और मैं यहाँ तक हूँ, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप सबके सामने। तो उनका सपोर्ट तो पूरा रहा है। और रिश्तेदारों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, और गांव से भी सब डरते थे कहीं हम फंस ना जाएं, और कोई सपोर्ट, मतलब कोई सामने नहीं आता था। सोचते तो सब थे, जानते सब थे कि हाँ गलत हुआ है लड़की के साथ या इनके साथ में, 3 जानवर मार दिए हैं, पहले इनके दादा पे एसिड फेंक दिया है। तो मतलब कोई कहने वाला नहीं था गांव से कि कोई कह सके आगे बढ़ के, क्योंकि कोई किसी की करी में नहीं आता है, सब बचते हैं। वो समय बहुत मुश्किल से मतलब हर लड़की के लिए गुजरता है जो एसिड अटैक के शिकार हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत मुश्किल से वो समय निकला था। मैं जब 8-9 महीने के बाद हॉस्पिटल से आई, और मैंने मतलब वहाँ पे तो मैंने कोई शीशा या मतलब कोई अपना चेहरा नहीं देखा था। तो मेरी मम्मी मुझे चौड़े बर्तन में, मतलब कि गिलास में ही पानी देती थी, और मैं बोलती थी मम्मी कुछ बड़े से बर्तन में मुझे पानी दो, क्योंकि मैं उसमें ना अपना चेहरा देखना चाहती थी कि ये शीशा तो मुझे दिखाती नहीं है मम्मी मेरी। तो मेरे बाल भी मतलब वही बांधती थी सब चीज़, तो मुझे ना शीशा भी नहीं देखने दिया। मैंने 8 महीने तक अपने चेहरे को देखा ही नहीं था। और जब मैं 8 महीने के बाद घर से आई, वहाँ से हॉस्पिटल से घर आई, और जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसी थी कैसी हो गई। तो मैंने मतलब जीने की आस छोड़ दी थी। मैंने सोचा कि मैं अब मतलब जीऊँगी नहीं, मतलब मुझे जीना ही नहीं है ऐसे फेस को लेके। तो उस समय पे मेरी मम्मी पापा और मेरे सब लोग समझाते मेरे को कि हमने आपके लिए क्या नहीं किया, आप जल गई हो तो क्या हो, हमारे लिए वैसे ही पहले जैसी हो, ये वो। तो उन लोगों ने मेरा हौसला इतना बढ़ाया कि मैं मरना चाहती थी और जीना नहीं चाहती थी। पर मैंने एक लफ्ज़ से सोचा, इन लोगों ने मेरे लिए कितना 8-9 महीने तक हॉस्पिटल के बाहर सोए, बारिश में, जाड़, उसमें पूरी बरसात निकल गई थी। तो मैंने एक तरफ से सोचा कि मुझे जीना चाहिए, और कोई बात नहीं, मेरा फेस जल गया तो क्या है, मैं इसी फेस को लेकर जीऊँगी। और मैंने अपने अंदर एक हिम्मत जुटाई, और मैंने जीने की अपने अंदर एक चाहत बना ली। एक सर्वाइवर से हैं तो उनसे मिली, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, और मुझे आलोक भैया जी का नंबर दिया। मैंने उनसे बात करी, उसके बाद मैं साल भर उनसे बातें करती रही, और 2016 में जाके मैंने कैंपेन के बारे में जाना था, और नंबर भी मैंने 2016 में लिया था 8 मार्च के आसपास। तो मैं आ नहीं पाई, फिर भी आलोक सर से मैं बातें करती रहती थी, हाँ सर मैं आऊँगी, और पर मैं आ नहीं पाई, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं कैसे जाऊँ अपने चेहरे को लेके। मैं घर से बाहर गई नहीं हूँ, और मैं मतलब कैसे कर पाऊँगी, मुझसे नहीं रहा जाएगा बाहर। और फिर उसके बाद में मैंने जो 2017 25 मार्च को मैंने कैफ़े ज्वाइन किया, और जब मैंने यहाँ पे सब लड़कियों को देखा मेरी जैसी, और मैंने उनके हौसले, उनकी हिम्मत देखी, तो एक उनसे मिलके मेरे अंदर भी एक हिम्मत ऐसी आई कि यार मतलब मुझे भी आगे कुछ करना चाहिए। मैं क्यों अपने आप को इतना विक्टिम या इतना कुछ क्या समझती हूँ, क्यों अपने आप को कमज़ोर समझती हूँ। मैंने भी एक अपने अंदर फिर उनसे वो मुझे और हिम्मत मिल गई, और मैंने अपने अंदर मतलब जीने की आस तो मेरी थी, पर मैंने और आगे बढ़ने की उनसे हिम्मत सीख ली। मेरा अटैक हुआ 1992 में, और मेरे परिवार वाले ने ससुराल में मेरे चाचा से सिखा दिया, और मेरे पति ने किया कि इसके ऊपर ऐसे डाल दे, और बेटी बेटी हो रही हैं। और मैं दोनों बेटी ने लेके अपनी मायके में सो रही, नहीं तो मेरी 3 साल की और छोटी बेटी 1.5 साल की। रात के बज रहा
बाने एसिड डाल दो। छोटी बेटी मेरी अटैक के 2 महीना के बाद ख़त्म हो गई और नीतू मेरी 3 साल की है और आज 27 साल की है। नीतू, आप अपने अटैक के बारे में बताइए, कब हुआ, कैसे हुआ? अभी मम्मी ने भी बताया था कि 1992 में अटैक हुआ था और अटैक मेरे पापा ने किया था। रीज़न ये था कि जो मेरे पापा के फैमिली वाले थे वो बेटा चाहते थे और हम 3 बहन थे। उसमें एक मेरी बहन भी थी 1.5 साल की और मैं उस टाइम पे 3 साल की रही थी। तो मेरी बहन हॉस्पिटल में 1-2 महीने के बाद हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गई और मैं और मेरी मम्मी हम तभी से सर्वाइव कर रहे हैं। अटैक मेरी नानी के यहाँ पे हुआ था, मतलब मेरे मम्मी के मायके में। तो सपोर्ट में मेरे नानी और मामा रहे थे। तो उसी रात को मतलब 16 तारीख को 1992 में 16 तारीख को अटैक हुआ था। तो उसी बीच में पहले मेरे नानी मामा ने रिपोर्ट कराई, एफआईआर दर्ज कराई, फिर उसके बाद हमको एसएन मेडिकल आगरा में लेके आए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में हम 3-4 महीने हम लोगों का ट्रीटमेंट चला। 14 महीने में हम सही हुए थे, मतलब मेरी मम्मी चलने लायक हुई थी। तो जो मेरे पापा थे वो मतलब जेल नहीं गए थे। तो उसी बीच में मतलब एक वक्तोश चक्रवर्ती करके वकील थे, आगरा के हैं। तो उन्होंने मेरी हालत देखी और मेरी मम्मी से पूछा कि इनके साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी ने बताई कि इसके पापा ने इसके ऊपर हम लोगों के प्रति तेजाब डाला है। तो उन वकील ने तुरंत हैंड टू हैंड केस किया और मेरे पापा को जेल भिजवाया। मतलब ऐसे मुंह ढक ढक के चलते, सब लोगों ने संग छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी माँ के ने। मेरी माँ पीछे नहीं हटी। मेरी माँ बोली कुछ भी है जा, चाहे मेरा घर वे के जा, मैं अपनी बच्ची ने सही कराऊंगी। मेरे भैया कुआरे रह गए आज हमारे पीछे और आज हमें सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अटैक हुआ है, अटैक फेस पे हुआ है, बॉडी पे हुआ है, ना कि सपने पे, ना कि हिम्मत पे। तो हम फिर विक्टिम क्यों हैं? तो वही है ना कि अगर लड़की कुछ करना भी चाहे तो लोग बोलते हैं अरे इसकी शादी कैसे होगी, इसका ब्याह कैसे होगा, अरे इसको तो मर जाना चाहिए। भैया क्यों मर जाना चाहिए? जीवन एक बार मिला है, जीने के लिए मिला है। अटैक ही तो हुआ है, जो कि हम तो गुनहगार नहीं हैं। जिसने किया उसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके ब्याह हो रहे हैं, शादी हो रहे हैं, उसके फ्रेंड बन रहे हैं, और जो मतलब जिनके साथ गलत हुआ है उनको तुम इग्नोर कर रहे हो। तो क्यों? क्योंकि ये समाज है हमारा ये। तो समाज की बात ना सुनते हुए हम लोग आगे बढ़े और आज मैं आपके सामने हूँ। अगर बहुत सारे लोग हमारी भी लाइफ में थे कि कुछ भी बोलते थे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हमने सबको इग्नोर किया और आगे बढ़े। कहते हैं ना, अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते में हमें बहुत सारे मोड़ मिलेंगे जो हमें रोकेंगे, बट हमें अपने कदम कंटिन्यू चलाने चाहिए, चलते रहने चाहिए। तो एक न दिन अपनी मंजिल पे हम जरूर पहुंचेंगे। जब हम 2013 में जब कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले सच में ही कोई लॉ नहीं था। आज भी हमारे कैफे में ऐसी लड़कियां हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ था, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज भी ऐसे लोग हैं और ऐसे भी लोग थे कि उनको इलाज अच्छे से नहीं मिल पाया तो उनकी मौत भी हो गई है। बट इतना है, हमारा कैंपेन शुरू होने के बाद में इतना लॉ आया है कि अगर आज कोई अटैक होता है तो तुरंत में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा। तो इतना तो मतलब लॉ आया है और चेंज आया है। देखिए होता क्या है ना कि अब अगर हम सोचें कि हम अपने काम करने से, कुछ भी करने से हम पूरे समाज को बदल दें तो ये इम्पॉसिबल है। बट इतना कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अपने आसपास के माहौल को बदल पाएंगे, वो भी जब कि पहले हम खुद बदलेंगे। ये देश भी हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन आज भी लड़कियाँ आज़ाद नहीं हो पाई हैं। मेरे हिसाब से मतलब जो अपनी लाइफ में है ना उस सपने को पूरा करो, और जो दीदी लोग बाहर ना निकले वो प्लीज़ अपने घर से बाहर निकले और अपनी लाइफ में फाइट करें। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है मैं अपनी बेटी, अपने भाई बहनों के सामने नहीं होने दूँगी। Well, Rupa, Madhu, Shabnam, Bala, Khushbu, Reshma, the list is long here of acid attack survivors, but the good news is that all of these girls have empowered themselves and left behind those unfortunate incidents of acid attacks. They're inspiring us every day and strengthening themselves in their very special way. And this is what should inspire all of us each day of our lives. But this is it in Y Factor this time. We will come back with another special episode next week. But till then, you can give us your feedback at yfactorddnews@gmail.com. You can also follow us on Twitter at DT News Live. Thanks very much for joining us this time around. Namaskar. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय।
दिल ने